लेखक हैं नीतीश कुमार। कितनी बकवास जगह है ये। ना बिजली का ठिकाना और ना ही ढंग के इक्विपमेंट्स। कसम से पछता रहा हूँ शालिनी। मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ। काम में ना सही, कम से कम मैं तुम्हें देखकर ही अपना टाइम पास करता रहूंगा। मैं फोन पर अपनी पत्नी शालिनी से बातें करता, शाम के सफर को रात की मंजिल तक पहुंचाना, यही मेरा काम था। दिन भर बैठकर मक्खियां मारना और रात को अपनी पत्नी से बातें करना। मैं पेशे से सरकारी डॉक्टर हूं और शहर से मेरा तबादला इस फालतू के गांव में इसलिए हुआ क्योंकि मैं सरकारी दवाइयों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। बात वैसे सच्ची थी। एक सरकारी डॉक्टर को मिलता ही कितना था, 16-16 घंटे काम और तनख्वाह थैले भर। वैसे में दवाइयों की चोरी में अकेला गुनहगार नहीं था, पर मेरे से ऊपर जो बड़े डॉक्टर बैठे थे उनकी नजर में मैं छोटा आदमी था, इसलिए गुनहगार सिर्फ मैं ही बना। पर अभी केस चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद फिर से वापस मुझे कलकत्ता बुला ले। मगर मामला ठंडा होने तक मुझे इसी गांव में सड़ना है। हफ्ते बीत गए मगर एक मरीज यहां झांकने तक नहीं आया। आसपास की जब खोज खबर ली तो पता चला कि यहाँ ये लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को ज्यादा मानते हैं। ऐसे मेरे लिए तो सब अच्छा ही था, खामखा की टेंशन कौन पाले। ऐसी एक रात मैं अपनी पत्नी शालिनी से बातें करके क्लिनिक में ही सोने वाला था कि तभी अचानक क्लिनिक का फोन बजा। फोन की आवाज सुन पहले तो मैं चौंक गया। ये क्लिनिक का फोन चलता है? अगर पहले पता होता तो मैं दिन भर इसी पर लगा रहता, खामखा क्यों अपने मोबाइल का बिल बढ़ाता। मैं खुद से कहता हुआ फोन उठाने जा रहा था कि फोन मेरे उठाने से पहले ही कट गया। अच्छा हुआ कट गया, वरना मैं तो उठा ही था फोन काटने के लिए। अब इतनी रात को भला कौन जाएगा बाहर? खुद में बड़बड़ाता हुआ मैं वापस कुर्सी पर सोने चल दिया कि फोन की घंटी फिर से बजने लगी। पर इस बार मैं गुस्से से दिल मिला उठा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि फोन उठाते ही पहले मैं भर पेट गाली दूंगा, फिर बिना कुछ सुने फोन काट दूंगा। पर इस बार भी ऐसा ही हुआ। मेरे फोन उठाने से पहले ही फोन कट गया। रात अब गहरी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इस बीमारी का हल पहले ही सोच लिया। मैंने तुरंत ही फोन की तार ही निकाल दी और फिर वापस अपनी कुर्सी की ओर चल पड़ा। मगर इससे पहले मैं चैन से बैठ पाता, फोन फिर से बजने लगा। पर इस बार फोन की घंटी के साथ मेरे बदन का रोम रोम सिहर उठा। मुझे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं आहिस्ता कदमों से एक बार फिर फोन की ओर बढ़ा। जब मैंने फोन उठाकर देखा, तार लगी पड़ी थी। पर यह कैसे मुमकिन था? अभी 1 मिनट पहले ही तो मैंने फोन की तार निकाली थी और मेरे अलावा पूरे क्लिनिक में कोई था भी नहीं। फिर ये खुद ब खुद वापस कैसे छुट सकती है? इस वक्त मेरे मन को बस यही सवाल काट रहा था। पर इससे पहले इस बार भी फोन कटता, मैंने तुरंत ही फोन उठा लिया। कौन है? अरे जब बात देरी करनी होती तो फोन क्यों करते आप लोग? टाइम देखा है? सो जाओ आराम से। मैंने बिना सामने वाले की बात सुनकर फोन वापस रख दिया, लेकिन इस बार मैं कुर्सी की तरफ नहीं गया, वहीं फोन के पास खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि फोन वापस से आएगा, लेकिन ये मेरा वहम भर था। मैं लगभग आधे घंटे नींद में फोन के पास ही खड़ा रहा, पर फोन से एक चूं की आवाज भी नहीं निकली। अब जब मुझे मेरी नींद पर काबू नहीं रहा तो मैंने टेलीफोन का तार निकाल और टेलीफोन से उसका रिसीवर भी अलग करके वापस कुर्सी पर सोने चल दिया। रात अब अपने उफान पर थी और मैं सपनों में अपनी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था कि एक बार फिर टेलीफोन बजा, जिसकी आवाज सुन मैं आग बबूला उठा। मैं जब फोन के पास गया तो देखा फोन का रिसीवर उसके ऊपर रखा है और तार वापस जुड़ी हुई है। सच कहूं तो अब मुझे डर लगने लगा था, जिसे मैंने अपने गुस्से में बदला और टेलीफोन उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। जमीन पर लगते ही टेलीफोन के 100 टुकड़े हो गए थे। इस पर भी जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने टेलीफोन की तार नोच डाली और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आंखें तो टेलीफोन के टुकड़े ही देख रही थी,
पर मेरा दिल कह रहा था कि हो ना हो ये फोन फिर जरूर बजेगा। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने टेलीफोन के टुकड़े अपनी गोद में भर के बाहर आ गया और उसे पूरे जी जान से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया। फिर वापस डरा सहमा कुर्सी पर आ बैठा। नींद अब मेरी आंखों से पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अब तो वो टेलीफोन बज ही नहीं सकता। अब बजने के लिए टेलीफोन होना भी तो चाहिए। मन ही मन अपने किए पर खुश होता हुआ मैं वापस से नींद की गोद में जाने लगा था। पर अब मुझे सोना ही नहीं था। रात काफी हो चुकी थी तो शालिनी से बात भी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैं कोई फालतू सी गेम खेलने लगा। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अचानक ही फोन की डिस्प्ले बंद हुई और फोन मेरे हाथ में फट गया। फोन फटने की वजह से मेरे हाथ की उंगलियां उधड़ चुकी थी। फोन तो ऐसे बह रहा था जैसे किसी नलके से पानी बह रहा हो। मैं तुरंत ही दर्द से तड़पता हुआ अंदर कैबिन में गया और खुद ही अपना इलाज करने लगा। मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, मगर मैंने अपना इलाज अभी शुरू ही किया था कि पूरे क्लिनिक की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा पसर गया। ओ, बत्ती को भी इसी वक्त गुल होना था। साला एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी पहले शुरू हो जाती है। मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का इलाज करूं या इस पूरे क्लिनिक में टॉर्च ढूंढता फिरूं। उससे मैं चीजों को टटोलता हुआ मैं टॉर्च ढूंढने के काम में लग गया। एक पल तो मुझे लगा था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ से गिरता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मेरी जान में जान तब आई जब मुझे एक दराज में टॉर्च मिल गई, जिसकी रोशनी में एक बार फिर से मैं अपना इलाज शुरू करने जा रहा था कि जिसका डर मुझे था वही हुआ। मैं वापस से अपने कैबिन में घुसा ही था कि एक बार फिर से मुझे टेलीफोन के बजने की आवाज सुनाई थी। टेलीफोन की आवाज सुन मेरा सारा बदन ठंडा पड़ गया। इस वक्त मेरे डर की कोई इंतहा नहीं थी। सचमुच इस वक्त मैं कांप रहा था। मैंने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी से आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक के कोने में देखने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी के साथ अपनी नजरें दौड़ाते हुए मैं बस खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या सच में इस क्लिनिक में किसी भूत पिशाच चुड़ैल का साया है? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। किसी भी चमत्कार पर यकीन करने से पहले मैं अपने इलाज पर यकीन रखता हूं, लेकिन आज इन सब बातों पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं ऐसी सोच में डूबा हुआ था और क्लिनिक को गौर से देख ही रहा था कि अचानक से मेरे दिल की धड़कनें थम सी गईं। मेरे आंखों के ठीक सामने टॉर्च की रोशनी में वो टेलीफोन बज रहा था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे एकदम नया का नया किसी ने लगाया हो। इस बार मैं फोन उठाने उसके पास नहीं गया, उसे बजते हुए देखता रहा। लेकिन इस बार ये फर्क था कि फोन लगातार बजे जा रहा था, जिसकी आवाज सुन अब मेरा माथा फटने को हो गया था। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे वो टेलीफोन मेरे सर के ऊपर ही बज रहा है, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। पर इसकी एक वजह और थी, मेरे हाथ से लगातार रिस रहा मेरा खून। विनय, फोन को रहने दे, बस तू जल्दी से अपना इलाज कर और इस क्लिनिक से जिंदा निकल, या जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं इन शब्दों से खुद में हिम्मत बांध रहा था, पर जैसे ही मैंने नजरें घुमाई वो टेलीफोन ठीक मेरे सामने कैबिन की टेबल पर रखा हुआ था और लगातार बजे ही जा रहा था। मैंने तुरंत ही टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और उठाते ही बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? प्लीज फोन मत करो, मेरा सर फट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? अरे कुछ तो बोलो। मेरे इतना कहने पर भी जब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो मैं तुरंत ही क्लिनिक से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ा, पर क्लिनिक के सारे दरवाजे बंद थे। यहाँ तक कि किसी ने खिड़कियों पर भी जाली लगा दी थी ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। मुझे मेरी मौत का डर सताने लगा, जिस डर से मैंने क्लिनिक से बाहर जाने का हर दरवाजा पीटा, गिड़गिड़ाया, चीखा, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाहर निकलने की मेरी सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा जमीन पर सैकड़ों एक जैसे टेलीफोन बिछे हुए हैं
मैं जहां नजर दौड़ाता मुझे वही टेलीफोन दिखाई देता। इतने सारे फोन देख मैं एकदम चुप हो गया था। कमरे में बस मेरी दिल की धड़कनों का ही शोर सुनाई दे रहा था कि अचानक ही पहले जमीन पर रखा फोन बजा, फिर टेबल पर, फिर अलमारी वाला। ऐसे करके एक के बाद एक सारे टेलीफोन बजने लगे, जिसकी आवाज सुन मैं बौखला गया। मैं पागलों की तरह कभी किसी टेलीफोन को लात मारता तो कभी किसी को हाथ से नोच डालता, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। टेलीफोन की आवाज सुन मेरा दिमाग फटने को हो गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और कब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह। हाँ, एक और सुसाइड। पता ही नहीं यहाँ लोग मरने के लिए क्यों चले आते हैं। हवलदार धनीराम ने इंस्पेक्टर दुष्यंत से पंचनामा बनाते हुए कहा था। हवलदार धनीराम की बात सुन इंस्पेक्टर दुष्यंत ने कहा, अरे धनी, तू अब तक नहीं समझा, कुल मिलाकर ये इस क्लिनिक का 13वां सुसाइड है। जो भी आता है वो मरने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे अब मरने के लिए भेजा जाता है। आई एम श्योर इस पर भी कोई मुकदमा चल रहा होगा। हाँ साहब, इसने 150 करोड़ की सरकारी दवाइयों का घपला किया था, उसी की वजह से तो इसे यहाँ ट्रांसफर मिला। बेचारा बेमौत ही मारा गया। इंस्पेक्टर दुष्यंत ने अपनी सिगरेट को सुलगाते हुए कहा, वैसे इसने सुसाइड के लिए कौन सा हथियार यूज किया है? हथियार वथियार छोड़ो साहब, इसने तो टेलीफोन की तार से अपना गला घोट लिया। और इससे पहले जो आया था उसने तो खुद का ही ऑपरेशन कर डाला, और उससे पहले वाले ने तो खुद के ही टुकड़े कर डाले थे। पता नहीं क्या भला ये दवाखाना, जो आता है खुद को मार डालता है। इस पर इंस्पेक्टर दुष्यंत ने सिगरेट का बड़ा सा गुब्बा अपने मुंह से निकाल आसमान में लहराते हुए हवलदार से कहा, धनी, हमें नहीं पता, लेकिन जो इनको यहाँ मरने के लिए भेजता है उसको इस दवा खाने के बारे में अच्छे से पता है। बड़ी सफाई से वो अपना रास्ता साफ करता है। और अगर तुझे भी जानना है तो तू भी किसी दिन इस दवा खाने में एक रात गुजार के देख। जिंदा रात तो मुझे भी बताइयो। और अगर आपको भी इस दवा खाने का राज जानना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें